सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं अक्टूबर 2023 क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर। फाइनली मैंने किसी से मैनेज करके ले लिया। ये मैंने जिस स्टूडेंट से लिया है उन्होंने फोटो तो खींच लिया है ठीक से, बट ये थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें कम है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये अच्छे से इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर अक्टूबर 2023 का इंग्लिश का क्लास 12 का। तो फर्स्टली हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। हमारे 3 घंटे का पेपर है एंड इट इज फॉर 100 मार्क्स। क्वेश्चन पेपर जो है डिवाइडेड है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। दोनों ही सेक्शंस कंपल्सरी हैं, जिसमें सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस आपको मैंडेटरीली करने ही करने हैं। इंटरनल चॉइस जहां पर होगी वहां पर और लगा रहेगा और आपको उनमें से चॉइस करके क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन बी में 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। आपको उनमें से एक ही ऑप्शन करना है, लेकिन एक ऑप्शन के ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। आप कहीं मिक्स एंड मैच करके नहीं कर सकते। बट आई विल ऑल्सो शो यू समथिंग वेरी स्ट्रेंज दैट आई फाउंड इन ऑप्शन नंबर 2। ESP ऑफिस यूज में मैंने एक बहुत स्ट्रेंज चीज देखी है इस वाले क्वेश्चन पेपर में, सो आई डोंट नो कि ये कैसे हुआ। बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेक्शन नंबर ए। रीडिंग पैसेज लिटरेचर का है। एज माइट बी एक्सपेक्टेड इन द बिगनिंग इट वॉज टफ फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये वेद मेहता वाले लेसन का है। वाई वॉज हिज फादर ग्रेटफुल। कैसे आप आंसर फाइंड करेंगे? ग्रेटफुल। आप ग्रेटफुल ढूंढेंगे, फादर वॉज ग्रेटफुल। तो ढूंढिए जल्दी से। ग्रेटफुल आपको नजर आ गया। माई फादर वॉज ग्रेटफुल। तो आप क्या करोगे? आप यहां से लेके यहां तक इसका आंसर मार्क कर दोगे। 1 नंबर आ गया। वाई डिड द सर्वेंट्स अवॉइड द नरेटर? अवॉइड द नरेटर। अब अवॉइड द नरेटर ढूंढेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा। वो था यस, माई सर्वेंट्स अवॉइडेड मी एज दो आई वर एन इविल आई पर्सोनिफाइड। इफेक्ट ऑफ इलनेस ऑन द नरेटर। इफेक्ट ऑफ इलनेस ढूंढेंगे। इफेक्ट की अनदर फॉर्म होती है अफेक्ट। ठीक है, सो अफेक्ट माई माइंड और एंडेंजर्ड लाइफ। वॉट वॉज टफ फॉर ऑल द फैमिली मेंबर्स? इट वॉज टफ टू एक्सेप्ट दैट ही कुड नॉट सी। टू एक्सेप्ट दैट ही कुड नॉट सी, दिस वॉज टफ। तो इसको, इस बात को एक्सेप्ट करना कि वो देख नहीं सकता, दैट वॉज द डिफिकल्ट पार्ट। लेट्स मूव डाउन बिलो। सो ये है चॉइस वाला क्वेश्चन। देयर वॉज नो मून दैट नाइट एंड द डेथली स्टिलनेस ऑफ द सराउंडिंग जंगल। तो ये वो वाला लेसन है, टाइगर इन द टनल। हु प्रोड्यूस द साउंड ऑफ द हॉलो हैमरिंग? हॉलो हैमरिंग किसने करी थी? वुडपेकर ने। वॉट साउंड्स वर हर्ड इन द जंगल? कौन से साउंड्स हियर हो रहे थे जंगल में? ग्रंट ऑफ अ वाइल्ड बोर एंड hollow hammering of a woodpecker. Shrill cry of a cicada. So there were 3 sounds that you have to mention. Number 1 shrill cry, number 2 hollow hammering and grunt of a wild boar. How was the stillness of the jungle broken? जंगल की stillness कैसे break हुई? Stillness of the jungle was broken by repeated answers हैं बार बार, है ना? was broken by occasional shrill cry of a cicada. ठीक है। How was the night? Night कैसी थी? It was a dark moonless night, क्योंकि उसने कहा moon नहीं था उस दिन। ठीक है, no moon that night. So this is a choice question. Let's move down below. तो कह रहे हैं subsequently India was powerful, influenced by the coming of Islam and Muslim invasions. वेस्टर्न कॉलोनियल, ओके, ये है वो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाला लेसन है ना, इंडिया हर पास्ट एंड प्रेजेंट वाला। सो व्हाट इज द कंफ्यूजन अमंग द प्रेजेंट जनरेशन? कंफ्यूजन क्या है प्रेजेंट जनरेशन में? इन द प्रेजेंट जनरेशन, कंफ्यूज ड्रीम्स बिकॉज they face the future with all the burden of the past upon, right? So this is the confusion. Next, what was brought to India by Europe? India में यूरोप से क्या आया था? यूरोप से आया था इंडिया में fresh ideas and industrial civilization. So fresh ideas and industrial civilization was brought by Europe in India. What did Western colonial powers bring to India? Western colonial powers India में क्या लेकर आए थे?
they brought a new type of domination and a new colonialism. ये लेकर आए थे. What was India first influenced by? India सबसे पहले किससे influence हुआ? India was first influenced by the coming of Islam and Muslim invasions. Okay, now we have a choice question. और लिखा हुआ है her name was सुलेखा. तो ये भोली वाले लेसन का है. Why was she called भोली? उसको भोली क्यों कहा जाता था? Because she was a simpleton. She was very simple girl. Okay, what happened when she was 10 months old? She had fallen off the cot on her head and it had damaged some part of her brain. Who was the father of Bholi? Bholi के father का नाम था Ramlal and he was the नंबरदार. By which name did people call Sulekha? People called her Bholi. So simple it is, as you can see. Question आ जाता है हमारा question number 2, जो कि है 30 to 40 words में हमें questions को करना है. Now 4 questions आपको given है, any 3 आपको करने. Why was the intruder a hunted rat? Intruder hunted rat क्यों था? Hunted मतलब जिसका शिकार किया जाता था, वो ऐसा चूहा क्यों था? ऑब्वियसली बिकॉज उसने एक मर्डर कर रखा था, इसलिए वो एक हंटेड रैट था. पुलिस उसको ढूंढ रही थी. तो पुलिस और मर्डर आपने मेंशन करना है. नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट यूज्ड विंड एनर्जी. कैन इट बी यूज्ड एल्सवेयर? दैट वाज तमिलनाडु. एंड कैन इट बी यूज्ड एल्सवेयर? यस, इट कैन बी यूज्ड एल्सवेयर. तो फर्स्ट स्टेट हो गया हमारा तमिलनाडु. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपने बुक रीड करी होगी, लेसन पढ़ा होगा ढंग से, तभी आप बता सकते हैं. व्हाट लेसन डिड गावस्कर लर्न फ्रॉम हिज अंकल? तो वो ट्रू कलर्स वाला जो है ना, कि ट्रू कलर्स आप अपने अर्न करने होते हैं आपको, वो वाला लेसन उसने लर्न किया. व्हाई डिड द टाइगर अटैक बलदेव? टाइगर ने बलदेव को क्यों अटैक किया? अपने डिफेंस में एस्केप करने के लिए उस पर अटैक किया. ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 60 वर्ड्स का है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है. फर्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी? सारा आपका बुक बेस्ड क्वेश्चन है, आप बुक में से करोगे, इतना सिंपल है. हु वाज एवंस? वेयर वॉज ही गोइंग? एवंस कौन था और वो कहाँ जा रहा था? एवंस था एक डॉक्टर था, वो गायनेकोलॉजिस्ट था. कहाँ जा रहा था? उस सॉर्ली फार्म जा रहा था, बिकॉज मिसेस सॉर्ली वॉज हैविंग अ बेबी. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है पोएम्स. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर का है, रविंद्रनाथ टैगोर. व्हाट इज मेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स? आपको याद होगा, मैं अभी मैंने अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर किया है, उसमें नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है. तो ये क्वेश्चन देखो, आप खुद देख रहे हो, रेपिटेटिव है, तो इनको अच्छा है कि आप इनको याद कर लें. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का बेसिकली मतलब होता है नैरो. नैरो मतलब पतली, डोमेस्टिक वॉल्स मतलब पतली दीवारों का मतलब है कि हमारे जो माइंड सेट हैं वो बहुत छोटी सोच है, वो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है. माइंड इज विदाउट फेयर, हेल्ड इज हेल्ड हाई. ये एमसीक्यू बेस्ड है. टू बी फेयरलेस एंड सी, इस बच्चे ने भी इसका सही आंसर मार्क किया. टू बी फेयरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग, ये ही इसका आंसर है. वेयर नॉलेज इज फ्री का मतलब है कि कोई बाउंडेशन नहीं है नॉलेज गेन करने की. ठीक है, एवरीथिंग इज available to everyone. There are no walls of caste, creed, color and race. Okay, so that's how you will write your answer. ये choice based है, I guess. Yes, there is a choice and Knight of the Scorpion वाला question आ गया. तो उसमें क्या है question में? The question is I remember the night my mother. So why does the narrator call the tale diabolic? Diabolic क्यों कहा गया है उसकी टेल को? डायबॉलिक इज डेविलिश. एक तरह से उसको डेविल से कंपेयर करने के लिए कहा गया है. उसी से उसने जहर छोड़ा था, द पॉइजन पार्ट किया था. ठीक है. वॉट ड्रोव द स्कॉर्पियन इनसाइड द हाउस? 10 hours ऑफ स्टेडी रेन. वेयर डिड द स्कॉर्पियन क्रॉल? स्कॉर्पियन क्रॉल हो गया था बीनीथ द सैक ऑफ राइस. अब आ जाते हैं अनसीन पैसेज पर, जिसके हैं हमारे क्वेश्चंस. So answer the questions that follow. So let's scroll down below. What is a quadricycle? How did the invention help Henry Ford? तो again जैसा कि मैं आपको always बोलती हूँ, आप क्या करोगे? क्वाड्रीसाइकिल ढूंढोगे क्या होता है. क्वाड्रीसाइकिल इस बच्चे ने मार्क किया है और वो कैसे उस इन्वेंशन ने हेनरी फोर्ड की हेल्प करी. ठीक है, तो ये
मार्क कर दोगे। हाउ डिड ही मैनेज टू स्टार्ट फोर्ड मोटर कंपनी, व्हाट डिड इट मेक? तो उसने कैसे फोर्ड मोटर कंपनी स्टार्ट करी और उसने क्या बनाया? द आंसर इज राइट हियर एंड यू विल राइट इट फ्रॉम हियर, ठीक है। क्रिएट अ टाइमलाइन कंप्राइजिंग 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन हेनरी फोर्ड्स लाइफ। क्रिएट अ टाइमलाइन का मतलब एक ऐसी वो बनाइए, टाइम की साइकिल या टाइम का एक प्लान टाइप का बनाइए जिसमें हेनरी फोर्ड की लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट आपको इवेंट्स लिखने हैं। ओके, फर्स्ट वाला आप डाल दोगे 1863 जब वो पैदा हुआ, ठीक है। तो 1863 ही वाज born, then 1879 he was 16, he moved to Detroit and yeah, he started working with machines. Then 1888 he married Clara Bryant and finally 1896 he built a quadricycle. What adjective would you use to describe Henry Ford? Why? आप Henry Ford के लिए कौन सा adjective use करेंगे? So maybe you can say he was hardworking and maybe we can call him unique, जो कि अलग दूसरों से सोचता था. We can also call him people friendly, right? So जो भी आपके मन में आए that you can create. Although it is difficult but it's not impossible to do this question. ठीक है, अब चलते हैं next question पर. ये है read the passage given below and answer the questions that follow. Pick out the words from the passage which are similar in meaning to the following expressions. Heavy sudden fall of rain. अब किसी ने पूछा था कि ये वाले लास्ट क्वेश्चन यानी कि सिमिलर वर्ड्स और ये एंटोनिम्स, ये वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं. देखो, इसके लिए कोई मैजिक नहीं है ना. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आप जितना पॉसिबल हो सके उतना रीड करेंगे. इंग्लिश इज समथिंग दैट कैन नॉट कम टू यू ओवरनाइट. एक दिन में या एक रात में 2 रात में नहीं आएगी. हाँ, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मग अप करके जा सकते हैं और ऑब्वियसली ग्रामर भी नहीं आ सकती एक दिन में. सो उसके लिए यही है कि आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करें. एटलीस्ट 3 महीने तो प्रैक्टिस करें ही करें, तभी आ सकती है ना. सो हैवी सडन फॉल ऑफ रेन, तो आप वर्ड्स के ना आसपास के वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है. तो अब ये देखो यहाँ पर, वी वर रिटर्निंग होम, देयर वाज हैवी डाउनपोर द प्रीवियस नाइट, अर्थ लूज हो गई थी, रूट्स लॉस्ट देयर ग्रिप और ट्रीज फॉल हो गए थे. तो हैवी डाउनपोर, बेसिकली डाउनपोर इज आवर आंसर. कि डाउनपोर का मतलब होता है जब बहुत हैवी रेनफॉल होती है. सो द आंसर इज गोइंग टू बी डाउनपोर. नेक्स्ट कम टू हेल्ड टाइटली, बहुत कस के पकड़ना, हेल्ड टाइटली. सो हेल्ड टाइटली हम ये कह सकते हैं ग्रिप्ड. ग्रिप को भी कस के पकड़ना, ग्रिप मतलब हमारे हाथों की पकड़, और कस के पकड़ने को बोलते हैं ग्रिप्ड, राइट. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू. अब ग्रिप जो है वो एक नाउन है यहाँ पर, लॉस्ट देयर ग्रिप, बट ग्रिप्ड एक्चुअली इज अ वर्ब. ओके, नाउ सो हेल्ड टाइटली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है. तो ग्रिप्ड आपका सही आंसर होगा. Now what was the impact of heavy downpour? Impact मतलब इफेक्ट क्या था heavy downpour का. तो heavy downpour से क्या हुआ, अर्थ लूज हो गई, रूट्स ने अपनी ग्रिप लूज कर दी एंड ट्रीज ये सब फॉल आउट हो गए, ठीक है. तो ये इसका आंसर हो गया. अगेन 2 marks. Pick out the details from the extract which indicate that the speaker's grandmother was a strong courageous lady. Strong मतलब मजबूत, courageous मतलब हिम्मत वाली. तो किन बातों से पता चलता है, किन वर्ड से पता चलता है कि स्पीकर की दादी या नानी एक स्ट्रॉन्ग करेजियस लेडी थी. किन बातों से पता चलता है, तो दादी ने कुछ किया होगा. तो ये देखो, शी रियलाइज्ड, जहां पर दादी का जिक्र होगा, माई ओन ग्रैंड मदर, ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज माई ओन ग्रैंड मदर सेव मी फ्रॉम बीइंग क्रश्ड टू डेथ. एक तो ये बात. दूसरी बात, she held out her hands and gripped the tree trunk and prevented its fall. She was 80 years old and the tree was not a sapling. So she held it so firmly that the passers-by who came to the rescue found it difficult to separate her from the tree. तो इन बातों से पता चलता है कि वो दादी बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी और बहुत हिम्मत वाली थी. What did the speaker's grandmother realize? What action did she take? उन्होंने क्या रियलाइज करा और क्या एक्शन लिया. शी रियलाइज और ये एक्शन लिया, ठीक है. कितना सिंपल है. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर.
कंप्लीट द स्टेटमेंट्स दैट फॉलो, ये होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले. सो आफ्टर डैश ईयर्स, आफ्टर डैश ईयर्स, आफ्टर डैश ईयर्स लिखा हुआ है. अ ईयर तो हम नहीं लिख सकते. 4 years, आफ्टर 4 years. अब ये वाला जो मुझे पैसेज लग रहा है ना, आई मीन पूरा NIOS का पेपर, इसमें ना आंसर्स जम्बल्ड अप दे रखे हैं. लास्ट वाला जो मैंने पेपर डिस्कस किया था उसमें जम्बल्ड अप नहीं थे, बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्रोनोलॉजिकली, मतलब एक के बाद एक के बाद एक थे, और यहाँ पर ऊपर नीचे फाइंड हो रहे हैं. तो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम आई थिंक यू ऑल बेटर बी केयरफुल. ठीक है. पोनी इज नॉट अ डैश हॉर्स. पोनी कौन सा हॉर्स नहीं होता? कौन? इट्स नॉट अ यंग हॉर्स. ठीक है. दैट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट मतलब नॉट. ठीक है. हॉर्सेस कैन वॉक, ट्रॉट एंड dash and jump. I think gallop, I don't know, gallop and jump. 1 year old or younger horses are called, यहाँ देखा था मैंने, colt. ठीक है. Horses have big eyes and see almost all the way, big eyes all the way around them. So around is your answer. Horses have one baby in the dash, one baby in the spring. ठीक है. Horses are dash blooded animals. Warm blooded ये रहा. Warm blooded animals, they can be of dash colors. Many colors? I don't know. They can be of different colors. तो many लिखोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा. Different is your answer. So see, warm blooded के ऊपर मिला है different. So this is how it is so jumbled up. So you have to be very very careful. Now summary completion. Chess is an ancient game. इट्स इन्वेंशन. तो आप क्या करोगे, समरी कंप्लीशन कैसे करेंगे? ऑल्दो इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ये खुद इतना छोटा है, इसकी समरी करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप इसको एक बार रीड करेंगे. ठीक है. उसके बाद आप कुछ लाइंस को अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है. जैसे चेस इज एन एंशिएंट गेम, लेट्स डू दिस राइट अवे. चेस इज एन एंशिएंट गेम, ये हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है. इन्वेंशंस इज डिस्क्राइब्ड एट वेरियस टाइम्स. It is generally agreed that original home was India, where it was popularly known as. So in India, it was popularly known as Chaturang. The game was exported from India to Persia. ठीक है. The Arabs learned the game from the Persian and called it Shatranj. Then Muslim conquerors brought it to Spain and Byzantines to Italy. It spread to France and then to Scandinavia and England. It was a recreation of the nobility who played the game and patronized good players. हो गया summary completion. Okay. So you will avoid writing all the proper nouns. I mean, wherever it is irrelevant. ये gathered evidence, जिससे पता चलता है, क्या पता चलता है, that is more important. किसने किया, क्या evidence निकाला, that is not important. ठीक है. But what was the crux of the matter, वो important है. ठीक है. So this is how you do summary completion. Let's move down below and come to the next question. Read the passage given below and complete the statements that follow. My father was, finding it difficult is your answer. Walking in the dark, he kept slipping on the clods of earth. I longed to give him my arm, but among the vines we could only advance in single file. A stream flowed. कितना directly given है यार. Stream flowed in front of us and the rain had begun to fall again. It protected us, for it made visibility very poor. Done. Now come to the next one. Combine the following pair of sentences using connectors. तो ये काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चन है. इसमें मोस्टली आपको कनेक्टर्स दे रखे होते हैं, कौन सा कनेक्टर कौन से सेंटेंस में यूज होना है. ऑल यू हैव टू डू इज टू यूज इट करेक्टली एंड मेक अ फुल सेंटेंस. अब कोशिश आपने ये करनी है कि बीच में कोई कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए. सो let's take a look at the first one. I am studying for my examination. It is going to take place on Monday. अब मैं उस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ जो कि मंडे को होने वाला है. सो इट की जगह पर आप दैट लगाएंगे, बीच में कोई फुल स्टॉप और कोई कैपिटल लेटर नहीं आएगा. सो आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जामिनेशन.
दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन ऑन मंडे. आई फाउंड अ पर्स, इट वॉज लाइंग ऑन द रोड. अब विच से आपने जोड़ना है. सो इट हटाकर आपने विच लगाना है. सो आई फाउंड अ पर्स विच वॉज लाइंग ऑन द रोड. देन नेक्स्ट, आई डोंट वॉन्ट टू बाय दिस बुक, I've read it already. तो ये as से यूज करना है. as का मतलब reason. So I don't want to buy this book as I've read it already. तो जब भी आपका but आता है, because आता है, as आता है, या for आता है, या therefore आता है, तो आपने सेंटेंस को के कोई वर्ड को हटाना नहीं है. जैसे हमने which में, that में और where में भी हमने हटाया. वेयर में, इसमें नहीं हटेगा. तो उसमें हमने ये प्रोनाउन हटा दिया, फर्स्ट वर्ड हटा दिया. बट इनमें नहीं हटता. इनमें सेंटेंस जो है एज इट इज दोनों के दोनों पूरे आते हैं. तो हम क्या बोलेंगे, आई डोंट वांट टू बाय दिस बुक एज आई हैव रेड इट ऑलरेडी. नेक्स्ट इज प्लीज टेल मी वेयर, ओके, प्लीज टेल मी यू हैव केप्ट माई बुक. तो वेयर, प्लीज टेल मी वेयर यू हैव केप्ट माई बुक. ठीक है. सो दिस इज 4 marks. Next come to question number 11. So this is question number 11. इसमें आपको passive form of the verb से fill in the brackets करने. Okay, given in the brackets. So celebrate, invite, organize. So आपको पहले ही बता दिया इन्होंने passive voice से करने. And there are 3 questions. Atul's birthday. तो आप yesterday यहाँ लिखा हुआ है. So you will write was celebrated. Many friends and relatives क्योंकि प्लूरल है तो आप वॉज की जगह वर लिखेंगे. इनवाइटेड. एंटरटेनमेंट, अ प्रोग्राम. ठीक है. तो वॉज ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन रिपोर्टेड स्पीच एंड यू हैव टू फिल इन द कॉन्वर्सेशन बाय फिलिंग इन द इनडायरेक्ट स्पीच. सो इज द नॉवल इंटरेस्टिंग? So this is a yes no question. So you will use if. If already लिखा हुआ है तो सिंपल चीज है. So Sushil saw his friend Nina reading a novel. He asked her if the novel was interesting. So if the novel, is की जगह आप लगा देंगे was. If the novel was interesting. Nina replied in positive. तो yes हो गया positive. Yes, she liked it. तो ये done हो गया. Sushil became curious and inquired of her what it was about. Nina replied that it was about a stranger who was suspected. कितना सिंपल है. सिर्फ इसका was करना है और कुछ भी नहीं है. It is so simple. फ्री के नंबर हैं ये. तो आई डोंट नो कि ये 2 क्वेश्चन है और ये 4 नंबर क्यों लिखा हुआ है इसके सामने. एंड हियर ऑल्सो देर आर 3 blanks एंड 4 marks. आई डोंट नो, अपेरेंटली लग रहा है मुझे. सो इट इज रियली डिफिकल्ट टू से क्या इनकी मार्किंग स्कीम है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैराग्राफ राइटिंग का. एग्जामिनेशंस मस्ट नॉट बी अबॉलिश्ड. अब इसमें यहां पर आपकी आ जाती है बच्चे वोकैबुलरी. अगर वोकैबुलरी नहीं पता तो कैसे करोगे. आई वॉन्ट टू बी अ टीचर कर सकते हो. माई फेवरेट सब्जेक्ट कर सकते हो. अगर आपने सोचा कि एग्जामिनेशन मस्ट नॉट बी अबॉलिश मतलब एग्जामिनेशन खत्म नहीं होने चाहिए. ठीक है. और ये आप आराम से लिख देंगे. आई वॉन्ट टू बी अ टीचर. सो यू कैन डू इट इन 100 words वेरी इजिली. इसमें आप टीचर का नाम बताओगे या सब्जेक्ट का नाम बताओगे, क्यों पसंद है, क्या उसके रीजंस हैं, किस तरह टीचर पढ़ाते हैं और आपको क्यों पसंद है. सो ऑल दैट यू विल राइट. फेवरेट सब्जेक्ट में भी कौन सा सब्जेक्ट है, क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ ईजी लगती है और क्यों लगती है. सो ऑल दैट यू आर गोइंग टू मेंशन. दिस इज अ लेटर टू द एडिटर of a daily newspaper on the problem of stray cattle on the road. तो ये एक फॉर्मल लेटर है. फॉर्मल लेटर आप किस तरह लिखते हैं. सबसे पहले आप लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस. तो सेंडर्स एड्रेस में आप अपना एड्रेस लिख देंगे 123 सनशाइन कॉलोनी. ठीक है. देन यू विल राइट द स्टेट. एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद डेट डालेंगे. तो आपने डाल दी मान लो 10th of March 2024. उसके बाद आप एक और लाइन छोड़ेंगे एंड देन यू विल राइट द एडिटर. क्योंकि आप लेटर अपना एडिटर को लिख रहे हैं इसलिए आप लिखेंगे द एडिटर. देन यू विल राइट द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर. सो लेट्स से इट इज द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड देन यू राइट दिल्ली. देन यू राइट द सब्जेक्ट आफ्टर 1 line. सब्जेक्ट आप लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे कैटल ऑन द रोड.
प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे कैटल ऑन द रोड। फिर आप लिखेंगे डियर सर, इसकी एक लाइन के बाद डियर सर और मैडम, उसके बाद कॉमा और उसकी एग्जैक्ट नेक्स्ट लाइन के बाद आप स्टार्ट कर देंगे। तो आपका जब आप एडिटर को लेटर लिखते हैं तो एक स्टैंडर्ड लाइन होती है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर। तो अगर आपने लेटर राइटिंग सीखनी है तो मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है लेटर राइटिंग की, गो एंड चेक दैट आउट, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। उसमें मैंने फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, एप्लीकेशन, लेटर टू द एडिटर, सारे लेटर टाइप्स मैंने कवर कर रखे हैं। सो प्लीज गो एंड टेक अ लुक एट दैट। ठीक है, तो आपने लिखना है फर्स्ट पैरा में लिखना है पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, एक सेंटेंस में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरा होगा आपका डिटेल पैरा, जिसमें आप प्रॉब्लम को इलैबोरेट करोगे। तो यहां पर स्ट्रे कैटल की प्रॉब्लम है, तो आप बताएंगे कि स्ट्रे कैटल हर जगह दे आर ऑलवेज वॉन्डरिंग अराउंड, दे डोंट हैव ओनर्स एंड इफ दे आर वीक they are just left loose on the road, and this causes a lot of discomfort and inconvenience to the cattle as well as the people who are on the road and the people who are driving the vehicles. Sometimes this also causes accidents of the cattle, which is not good. So I think there should be something that the authorities need to do about it. फिर उसके बाद आप लास्ट में एडिटर के जो लेटर होते हैं उसमें आप लिखेंगे, सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द अथॉरिटीज टेक necessary action as soon as possible. Yours faithfully, and then you are going to write your name. This is how you write the letter. Okay, let's move down. ये क्वेश्चन आ गया एरर करेक्शन का। ये एरर करेक्शन का बेशक 6 नंबर का है, लेकिन क्या होता है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्या गलती है, तो you end up making a mistake in this question. ठीक है, so here you have to be very careful with the spellings and grammar. और मैं इसको रीड ही कर रही थी तो मुझे लगा कि इसमें ग्रामर मिस्टेक्स भी हैं और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं। ऑयल ऑफ मेनी काइंड्स, अब क्योंकि ऑयल है तो प्ले नहीं आएगा, प्लेज आएगा, तो ये इन्होंने करेक्ट कर ही दिया ऑलरेडी। सो ऑयल ऑफ मेनी काइंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ्स, नहीं होगा ना, लाइव्स होगा, ओके, लाइव्स। इफ योर स्किन इज सनबर्न्ड यू रब ऑयल इनटू इट, ओके, दैट ऑल्सो इज अ प्रॉब्लम। हम स्किन के अंदर थोड़ी ना रब करते हैं, ऑन टू करते हैं, स्किन पर रब करते हैं। इज योर हेयर्स, हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है, ठीक है। ऑयल इट, you oil the parts of your bicycle to make it go smoothly. Unless you maintain a sufficient quantity of oil in your motor car engine, you will spoil it. So how many mistakes? Okay, this also is a mistake because ये spelling full stop के बाद I capital होना चाहिए, right? Okay, again unless has to be capitalized. Unless you maintain a sufficient quantity of oil in your motor car engine, you will spoil it. So here first thing is lives, then F, and then on to, then hair, and then unless, and engine. So these are the mistakes, although mistakes हैं but they are tricky a little, right? Grammar mistakes भी हैं, spelling mistakes भी हैं. Now this next question is note making का question है. So how you're going to do this is, सबसे पहले आपने पैराग्राफ पढ़ना है and then you will see कि इसमें क्या हम नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, फॉलोइंग द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप सेकेंड को ऐसे कर सकते हो क्योंकि इसमें अब्रीविएशंस यूज करते हैं। यूके कर सकते हो, अब enjoyed a long recession, okay, then rapid growth of prosperity, तो आप ये कर सकते हैं 1945 to 73 recession, ठीक है, and then 1950s and 60s rapid growth, then 1960 to 73 growth rate was 2.9%. so आप ऐसे नोट्स बना रहे हैं 1 2 3 4 करके। And then 1973 oil crisis, 1973-74 stock market crash, then British economy fell into recession कर देंगे। Edward Heath was ousted by the Labour Party under Harold Wilson. Wilson formed a minority government.
फिर आप डालेंगे 4 मार्च 1974 माइनॉरिटी गवर्नमेंट, 28 फेब को हंग पार्लियामेंट, फिर 3rd सीट, ओके। देन यूके रिकॉर्डेड वीकर ग्रोथ, ओके। डबल डिजिट इन्फ्लेशन, ये कर सकते हैं 1970s में, डबल डिजिट इन्फ्लेशन। 76 लोन, IMF कर सकते हो, एक और आपकी अब्रीविएशन आ गई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। द देन चांसलर एक्सचेकर। देन 1979 जनरल इलेक्शन, मार्गरेट थैचर्स पार्टी forming new government. 1979 neoliberal economy period. Then 1980s enterprises were privatized, taxes cut, GDP fell 95.9%, 1988 growth rate rose. तो ये बेसिकली क्या है, इसमें एक तो पॉलिटिकल थिंग्स डिस्कस्ड हैं और एक इकोनॉमिक थिंग्स डिस्कस्ड हैं। सो यूके आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप ये लिख सकते हैं, या पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन इन द यूके आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये भी लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस नोट मेकिंग। अब आ जाते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। Now you have to do this question number 17. Let's take a look. Frame the request for the following replies. आपको replies given है, उनकी request frame करनी है। So first one is, इसका मतलब reply मतलब इसका request मतलब इसका क्या सवाल पूछा गया होगा। Sorry sir, the mechanic will fix the problem shortly. We can say, क्योंकि ये sentence start हो रहा है sorry sir से। So I am very disappointed with this heater. Could you, I want you to, or I request you to please get it sorted. Sorry sir, because उसने कहा कि मैं disappointed हूँ इसीलिए। I will check if Rajesh is in. ठीक है, तो could you please check where is Rajesh? Okay. Then what is the role of a receptionist in an establishment? वो आप ये बुक का क्वेश्चन है। Mention any 4 skills and qualities required for a receptionist to discharge. वही आप skills और उसकी qualities mention कर देंगे। Important question है 4 नंबर का। Name any 4 records to be maintained by the receptionist. कोई भी, वो आप register of callers और वो message form और ये सब 4-5 चीजें, ये देखो 3 तो यहाँ मिल गई आपको। फिर इनके ऊपर आप इनकी इंपॉर्टेंस लिख देंगे, 2-2 नंबर का है तो कम से कम 2-2 लाइन से लिख ही देंगे। What are the points that you should have in mind when you're writing a memo? अब देखो जरा, प्रॉब्लम ये आई है इस पेपर में, मैंने आपको पहले ही बोला था मेमो जो है ना वो ESP ऑफिस यूज में है, तो इन्होंने पता नहीं क्या किया है। हाउ हैव दे सेट द पेपर, आई डोंट अंडरस्टैंड। मेमो को इसमें डाल दिया और अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यू विल सी कि ये देखो, रिजर्वेशन वाउचर, फ्लाइट स्केड्यूल और रिसेप्शनिस्ट वर्क इन एन ऑफिस। तो कितना गड़बड़ इन्होंने करा है, तो आई रियली हैव नो क्लू। फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट का काम कर दिया, ESP रिसेप्शनिस्ट में ESP ऑफिस यूज के क्वेश्चंस दे दिए। सो आई लिटरली हैव नो आंसर टू दिस, मैं कुछ नहीं कर सकती। आई गॉट इट फ्रॉम अ स्टूडेंट एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिस पेपर। बट जिसका बेचारे का ऑफिस यूज आया होगा वो क्या करेगा, इसमें तो चलो 1 ही नंबर का प्रॉब्लम हुआ, लेकिन इसमें 6 नंबर का प्रॉब्लम हो गया और यहाँ पे 4 नंबर का, सो 10 नंबर का प्रॉब्लम, इमेजिन। And this also is ESP of receptionist only. So I'm just wondering what is going on. Anyways, to prepare for an interview, you must buy new clothes. Nahi, false. You should aim to get a job that gives you high pay. Not really, but ultimately yes. So true. Reservation voucher, flight schedule, register of callers. No, exactly same नहीं है, बट ये है क्यों यहाँ पर, दिस इज व्हाट आई। रिसेप्शनिस्ट को फ्रंट ऑफिस पे काम करते हैं, उसकी ड्यूटीज क्या हैं 4 मेंशन करो, इनको फॉर्मल और इनफॉर्मल बताओ। गुड मॉर्निंग मिस्टर हैरी, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिन्हा, हेलो हाउ आर यू। ऊपर के तीनों फॉर्मल है और व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज इनफॉर्मल है। इनकमिंग विजिटर्स आर सपोज टू राइट देयर नेम्स इन रजिस्टर ऑफ कॉलर्स, लिस्ट कंटेनिंग नंबर्स एंड नेम्स, और तो ये हो गया इंटरनल स्टाफ डायरेक्टरी। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पेपर सॉल्व। अब मैं आपको 10th क्लास का पेपर सॉल्व करके दिखाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में,
And yeah, all the best. And please let me know in case you have any queries, any doubt. I'll try to respond to you at the earliest. Thank you so much for watching and wish you all the very best. Bye bye.